बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट बीए बीएससी में जिनका सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स या जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईएसएलएम फ्रेमवर्क। अब इसमें आमतौर पे बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि आईएस कर्व ड्राइव कैसे होना है। 4 पैनल की डायग्राम है और उसके बाद एल एम कर्व कैसे ड्राइव होना है, इसकी शिफ्टिंग भी है, इसकी स्लोप्स भी है, तो ये कैसे किया जाए। कंप्लीट मैं 2 वीडियोस इस टॉपिक पे बनाऊंगा। आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है वो रेलिवेंट होगी डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो होगी डेरिवेशन ऑफ एल एम कर्व और साथ ही उसी में मैं इक्विलिब्रियम भी फिर बता दूंगा। तो ये दोनों वीडियोस कंप्लीट अगर आप देख लें तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म निकल सकता है, क्योंकि बीए बीएससी में जो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं पार्ट 2 में, उनमें तो ये समझ लें कि ये उसकी सोल है पूरी बुक की। या तो डेरिवेशन ऑफ आईएस उसने पूछना है या डेरिवेशन ऑफ एलएम उसने पूछना है। ये दोनों अच्छे तरीके से विद कॉन्सेप्ट अगर समझ आए तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो एमए एमएससी के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, वो भी अगर ये चीजें सीख लें तो बाजुकात तो ये चीजें पूछ लेता है, बाजुकात इससे एडवांस चीजें वो पूछ लेता है। लेकिन वो एडवांस आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आपको ये बेसिक आईएसएलएम की पता नहीं होगी। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, कोई भी इसमें हिस्सा स्किप आपने नहीं करना। तमाम चीजें मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको कवर करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। This is my pointer. जी, तो आईएसएलएम फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि इससे पहले आप कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर कर चुके हैं। अब कीन्स ने और क्लासिकल ने गुड्स मार्केट का सेपरेट इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, वहां पे नेशनल इनकम डिटरमिन हो जाती है। और क्लासिकल ने कहा उसी पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है। कीन्स का ये इख्तलाफ था कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अलग सेपरेटली आपने इसको डिस्कस कर लिया। फर्दर मोर इसके 2 तरीके आपने किए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड, दूसरा इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड। ठीक हो गया। उसके बाद आपने मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम अलग से डिस्कस किया, जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई वो इक्वल हो जाए। इन दोनों के इक्विलिब्रियम अलग अलग डिफाइन किए जे आर हिक्स ने। उसके बाद ये वर्किंग की 1936 में। उसने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उसने एक ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट की जिसे नाम दिया गया जनरल इक्विलिब्रियम इन गुड्स एंड मनी मार्केट। यानी कि दोनों मार्केट्स जिस वक्त एट अ टाइम बैलेंस में हो, उस फ्रेमवर्क को आईएसएलएम फ्रेमवर्क का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी। इसमें 2 आपके कर्व्स हैं, एक आईएस कर्व है, दूसरा एलएम कर्व है। आईएस कर्व इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी गुड्स मार्केट को। एलएम कर्व लिक्विडिटी फॉर मनी डिमांड कर्व, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी मनी मार्केट को। और अभी फिलहाल इस वीडियो पे हम डेरिवेशन आईएस की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अजम्पशंस वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डेरिवेशन ऑफ आईएस में आईएस की डेफिनेशन देनी है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाएगा। इन तमाम कॉम्बिनेशन की खासियत ये होगी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगी। इस तरफ आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, इस तरफ आपने नेशनल इनकम लेनी है। तो इसकी नेगेटिव स्लोप होती है। वो क्यों होती है इसकी अभी हम 4 पैनल की डायग्राम कर लेते हैं, उसमें ये सारा कुछ हम सीख लेंगे। अजम्पशंस की अगर बात आए तो अजम्पशंस भी बुक में आपने मिल जाएंगी इजीली। इसमें यही चीजें हैं कि नेशनल इनकम 2 सेक्टर में 2 चीजों से मिलकर बनती है, सी प्लस आई। सी 2 कंपोनेंट होते हैं, सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, सेविंग के 2 कंपोनेंट होते हैं। सेविंग पॉजिटिवली रिलेट कर रही होती है इनकम के साथ, इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेट कर रही होती है इंटरेस्ट रेट के साथ। ये तमाम बातें आप अजम्पशंस में जिस वक्त बता दें, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व। अब उसे ड्राइव कैसे करना है, वो 4 पैनल की मदद से। 4 पैनल आपने पहले कैसे बनाने हैं मैं भी बना देता हूं, तो मेरे साथ साथ आप भी बना लें ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए।
जी बिल्कुल इसी तरह आपने ये 4 पैनल बना लेने हैं। इसकी तरतीब याद रखनी है, पैनल 1 2 3 4 क्लॉकवाइज ये चलेंगे। ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूं, पैनल 1 2 3 4। इस 4 पैनल में आपकी आईएस कर्व ड्राइव होगी। अब पैनल 1 में आपने ये याद रख लेना है, सेविंग कर्व है, मैं तो लिख देता हूं। पैनल 2 में सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, ये तमाम वो कॉम्बिनेशन दिखाएगी कर्व हमें जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर रही है। पैनल 3 में आपने बनानी है इन्वेस्टमेंट कर्व और पैनल 4 में आपकी आएगी आईएस कर्व। ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, सेविंग, सेविंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, आईएस। ठीक हो गया। अब सबसे पहली बात अजम्पशन में भी आपने सीखी होगी कि सेविंग, इसमें चूंकि सेविंग कर्व बननी है, सेविंग का इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेशन होता है। सही हो गया। यहां पे आपने लेनी है सेविंग और यहां पे आपने लेनी है इनकम। ठीक, अब इनकम और सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये देखें जी, पॉजिटिव रिलेशन मैंने बना दिया, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक हो गया। अब ये 0 से मैंने स्टार्ट नहीं की, क्योंकि 0 पे सेविंग आपकी माइनस में होती है, सेविंग आपकी डिसेविंग होती है। सेविंग की इक्वेशन भी यही होती है ना, माइनस एस नोट, स्टार्टिंग में माइनस का साइन है, मतलब 0 इनकम पे सेविंग आपकी माइनस में है। वो वाला पोर्शन हमने इग्नोर कर दिया, यहां से स्टार्ट कर दिया। ये पॉजिटिव स्लोप है, हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए होता है, इस वजह से नीचे वाला क्वाड्रेंट जो सा है उसे हमने इग्नोर किया। पैनल 1 ये हो गया। अब पैनल 2 45 डिग्री की लाइन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये तमाम वो कॉम्बिनेशन दिखाएगी कर्व जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। जिस रेशो से सेविंग इंक्रीज होगी, सेम उसी रेशो से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, इस वजह से आपकी 45 की लाइन बनेगी। ले जी, ये सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट कर्व 45 का मतलब समझ गया ना, कि जितना इसका डिस्टेंस y से इस लाइन का है उतना ही x से इस लाइन का होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होगी। तीसरे पैनल में इन्वेस्टमेंट कर्व है हमारी जी, तीसरे पैनल पे इन्वेस्टमेंट कर्व है। अब पैनल 2 सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग है, इसके सामने आपने सेविंग को मेजर करना है और इस तरफ इन्वेस्टमेंट को मेजर करना है। पैनल 3 ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के सामने इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, यहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करेंगे। ठीक हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन, और ये आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व आ गई। लास्ट में पैनल 4 आईएस कर्व इसका बनेगा, y के सामने y और रेट ऑफ इंटरेस्ट के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अब आपने इस पैनल को ड्राइव कैसे करना है। पैनल 1 में रैंडमली मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया कि इस वक्त मुल्क में इतनी नेशनल इनकम है Y1, और इस नेशनल इनकम से पता चल गया सेविंग कितनी है S1। ठीक हो गया। इसी पॉइंट को ड्रैग करते हुए आप इस तरफ ले जाएं, ये पैनल आपको बता देगा इतनी सेविंग के एवज आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। ले जी, इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब पैनल 3 ने आपको बता दिया अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो मुल्क में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, तो इसी को आप ड्रैग करते हुए इधर ले आए। ले जी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। सही, रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे ए का नाम दे दिया, इधर पॉइंट बी निकल आया, इधर पॉइंट सी निकल आया। अब ए और सी इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से यहां पे एक पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट आपने ड्रैग कर लेना है। वो कैसे बना, एक ये कोऑर्डिनेट आ गया एक, इसे आप डी का नाम दे दें। यहां तक कहानी समझ आ गई, बहुत आसान काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्ज किया ड्यू टू एनी रीजन नेशनल इनकम ज्यादा हो गई है, नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो फर्ज कर लेते हैं कि यहां पे होगी नेशनल इनकम ज्यादा। नेशनल इनकम पे सेविंग भी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है सेविंग का इनकम का, तो ये नेशनल इनकम ज्यादा हुई तो ये सेविंग ज्यादा हो गई। तो ये मैंने एरो भी लगा दिया, ये देखें जी, सेविंग ज्यादा हो गई, इस तरफ नेशनल इनकम ज्यादा हो गई। सेविंग S1 से
S2 पे चली गई और यहाँ पे नया पॉइंट A डैश आ गया। अब सेविंग ज्यादा हुई तो पैनल 2 में हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो गई है उसी स्पीड से। ले जी, यहाँ पे B डैश पॉइंट आ गया। अब सेविंग ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। ले जी, I2 के सामने I2 का पॉइंट और नया पॉइंट इधर C डैश का बन गया। अब इस पॉइंट C डैश को और उधर से A डैश को इनको मिला दें, यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा। वो कोऑर्डिनेट ही आपको चाहिए। इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आए। ये Y2 का पॉइंट है, ये Y1 का था और इसी तरह C डैश के पॉइंट को ले आए इधर। ये D पॉइंट था तो नया पॉइंट D डैश का बन गया। ले जी, यहां पे I1 है और इसे आप I0 कह दें। ठीक हो गया। D और D डैश के पॉइंट को मिला दें, बस इतना सा काम है, आपकी IS कर्व तैयार हो गई है। ले जी, इतना सा काम है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, दूसरी तरफ नेशनल इनकम ज्यादा हो गई। इतनी सी इसमें बात है और मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ लग भी गई होगी बात की। ठीक है, हाँ जी। और जिस वक्त आप IS कर्व को ड्राइव कर चुके हैं तो इसका साथ आपने ये छोटा सा एक मैथमेटिकल भी है, आसान सा है। नेशनल इनकम में आपने ये मैथमेटिकल किया होगा तो सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपने ये IS की इक्वेशन भी जनरेट करनी होती है। ठीक है, इतना सा मैथमेटिकल है, ये आपने एंड पे लाजमी लिखना है। नेशनल इनकम के क्वेश्चन में सिर्फ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट थी। ISLM के न्यूमेरिकल में या मैथमेटिकल में ये फर्क आ गया कि I इन दो चीजों से मिलकर बनता है। अजम्पशन में भी हमने यही सीखा इसकी। तो I नोट माइनस VI इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेट करता है ना, इसलिए बीच में माइनस का साइन है। और कितने परसेंट रिलेट करता है, वो फैक्टर, इन्फ्लुएंस फैक्टर, वो V है। अब आपने C प्लस I इस इक्वेशन 1 में C और I की वैल्यूज पुट कर दें, ये बन गया। Y सारा एक तरफ ले जाएं, इन दोनों में Y कॉमन आ गया और ये जो कॉमन फ्रैक्शन थी इधर Y के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर आके डिवाइड हो गई। अब डिवाइड चूंकि इन तमाम टर्म्स के साथ हो रही है तो जो फिक्स वैल्यूज थी C नोट I नोट उनके साथ अलग डिवाइड कर दिया और जो वेरिएबल था रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ अलग से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये IS की इक्वेशन निकल आएगी। इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल भी इसका होता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपको दी हो तो यहाँ पे आपको एक IS की इक्वेशन निकल आएगी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा। उसमें अपने मर्जी से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू अगर आप पुट कर दें, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लें, 10% कर लें, तो नेशनल इनकम आपकी निकल आएगी। तो यहां तक आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने इसकी बतानी है स्लोप्स, अगर वो स्लोप्स पूछेगा या शिफ्टिंग पूछेगा। एक और इसकी डायरेक्ट डेरिवेशन भी है, वो शॉर्टकट मेथड उसे कह ले, दो पैनल से बनता है। एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड बनता है और नीचे वाले पैनल पे IS आपका कर्व बन जाता है। तो वो मैं अभी स्टेज पे नहीं बना रहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, अभी सिर्फ इसी को ही आप देखें, इतना ही काफी है। ठीक है, वो वैसे भी मार्क्स गेनिंग के लिए वो ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, उसे प्रेफर नहीं मैं करूंगा। प्रेफर मैं ऐसे करूंगा, इस मेथड से आपने IS बनाना होगा। ठीक है, वो दोबारा कभी किसी और वीडियो में मैं बना भी दूंगा, आसान सी बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है वो। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखें क्योंकि आपका पेपर भी करीब है और अभी चीजों को मिक्सअप ना होने दें आप। शिफ्टिंग और स्लोप्स की जहां तक बात है तो शिफ्टिंग यहाँ पूछेगा या स्लोप पूछेगा, दोनों एक साथ, वो बहुत कम चांसेस है पूछ ले। तो क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से आपने आंसर स्टार्ट करना है। इसके बाद अगर वो इसकी स्लोप्स पूछे, इसके मुख्तलिफ झुकाव बताएं, तो वो उसे स्लोप कहते हैं। तो वो 4 तरह के झुकाव हो सकते हैं, फ्लैटर, स्टीपर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो उनके लिए आपने ये 4 पैनल की डायग्राम नहीं बनानी, ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है। फर्ज किया कि फ्लैटर IS, तो आपने डायरेक्ट ये डायग्राम बना देनी है और IS कर्व को जरा फ्लैटर कर दें। फ्लैटर में क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम चेंज आएगा, नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। जैसा कि ये देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना सा चेंज है, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा चेंज होगी। तो ये आपने यही इसकी वजाहत में बता देना है।
उसके बाद स्टीपर, स्टीपर आपका क्या बनेगा, इस तरह का आ जाएगा। अब इसके ऑपोजिट केस है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, नेशनल इनकम में बहुत माइनर सा चेंज आएगा। इन्हीं दो के एक्सट्रीम केसेस है। इसका एक्सट्रीम बनता है फ्लैटर होते होते ये बिल्कुल हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम ही चेंज होती रहेगी, उसे बोलेंगे इन्फिनिट इलास्टिक। और यहाँ पे इसका एक्सट्रीम बनता है वर्टिकल हो जाएगा, उसमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, नेशनल इनकम चेंज नहीं होगी, इसे बोलेंगे जीरो इलास्टिक या टोटली इनइलास्टिक। ये चार इसके आपने स्लोस बना के उनको एक्सप्लेन कर देना है, या अगर वो आपसे पूछे इसकी शिफ्टिंग बताएं तो शिफ्टिंग के लिए भी आपने ये चार पैनल नहीं बनाने, डायरेक्ट आईएएस कर्व बनाना है और आपने कहना है कि ये ले जी गवर्नमेंट ने इजी फिस्कल पॉलिसी लगाई जिसकी वजह से आईएएस कर्व ऊपर को शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट ने टाइट फिस्कल पॉलिसी लगाई जिसकी वजह से आईएएस कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। फिस्कल पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी जिसे कहते हैं, वो आईएएस को शिफ्ट करती है, ठीक है जी, मॉनिटरी पॉलिसी से शिफ्ट नहीं करती। जर्री पॉलिसी जिसे कहते हैं वो एलएम को शिफ्ट करेगी। तो ये आपका आईएएस का कंप्लीट, ये जो जैसे जैसे मैंने चार पैनल आपको बनवाए हैं, आपको बातें बताता गया हूं, यही चीजें इसी तरह ही आपने इसकी वजाहत में लिख देनी है। इसे नोट कर लें, समझ लें, आपका पेपर में आने के चांसेस है। ये अगली वीडियो फिर मैं एलएम की डेरिवेशन की बना रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। गर्मी इतनी है, देखिए पसीने से हाल क्या हो गया मेरा, आप लोगों की खातिर मेहनत कर रहा हूँ, तो इसको दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें, शेयर कर दें। चलें, ये नॉलेज ही है ना, शेयर होगी उतने हाथों पे आपको भी सवाब होगा, मुझे भी होगा, तो ये चलें, ये सदका जारिया भी है। ठीक हो गया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।